जी 242 पेज नंबर है जी आपका, जो हम देखने जा रहे हैं। और कंपनी अकाउंट्स का हमारा क्वेश्चन है ये A2 कंपनी अकाउंट्स का हमारा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। और इसमें एरर्स भी हैं, डेफिनेटली एरर्स का भी इसमें दोबारा एरर्स का पॉइंट भी है इसके अंदर, और प्लस इसके अंदर जो है वो हमारा दूसरा पॉइंट भी मौजूद है। डेप्रिसिएशन का जो होता है आपका, यानी शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट का जो पॉइंट होता है वो भी थोड़ा इसमें शामिल किया गया है। आसान सवाल नहीं है कोई, ये अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको हम जो है वो देखते हैं कि कैसे हम जो है वो डील करते हैं। कहते हैं जी, डायरेक्टर ऑफ जेड लिमिटेड हैव प्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19। इनकम स्टेटमेंट बन चुकी है लेकिन बैलेंस शीट नहीं बनी, वो आपको बनानी पड़ेगी। The following remaining balances have been extracted from the books of accounts. 8% डिबेंचर दिए हुए हैं आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट वैल्यूएशन दिया हुआ है, इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री है, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट दी हुई उसकी डेप्रिसिएशन है, फिर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख का, मोटर व्हीकल एट कॉस्ट है और उसकी डेप्रिसिएशन है, रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, शेयर प्रीमियम है, ट्रेड एंड अदर पेबल दिए हुए हैं, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल भी दिए हुए हैं आपको। During the year ended 30th June, the following transactions have occurred in respect of non-current assets. Non-current assets से related ये transaction occur हुई हैं। New machinery had been purchased at a cost of 43,000. यानी इस साल के एंड पे ये ट्रांजैक्शन अकर हो चुकी है। नई मशीनरी जो वो खरीदी गई थी 43,000 की, जो कि ऑलरेडी अकाउंट्स में मौजूद है। Machinery that had originally cost 2,200, which had been fully depreciated, was scrapped. No sale proceeds were received. बेची है आपने मशीनरी 2200 की, जिसकी डेप्रिसिएशन भी 2200 ही थी और उस स्क्रैप कर दिया आपने। फिर न्यू मोटर व्हीकल हैड बीन परचेज्ड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 36,000. द कॉस्ट हैड बीन सेटल्ड बाय द पेमेंट ऑफ 20,800 बाय चेक एंड पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मोटर व्हीकल. द पार्ट एक्सचेंज मोटर व्हीकल व्हिच हैड कॉस्ट 24,000 एट दैट डेट ऑफ सेल हैड बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10,000. बहुत दफा ये पॉइंट आ चुका है, आपको पता है सवाल में। द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हैड बीन रीवैल्यूड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3,60,000. Depreciation charge during the year was as follows: freehold property nil है, plant and machinery 20,700 है, motor vehicle 59,000 है। Depreciation दी हुई निकाल के। Calculate the cost, accumulated depreciation and the net book value for each class of non-current asset at 30th June 2018. 7 नंबर का ये पोर्शन है, उसने क्वेश्चन में बताया है, और यही पोर्शन असल में सबसे ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट है या प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। बाकी सवाल जो है इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और दैट इज द रीजन दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। अदरवाइज मैं ना भी कराऊं तो फर्क जो है वो नहीं पड़ता। चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कामिल के आपने कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर 30 जून 2018 की। अब जरा वापस चलें, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस वक्त और सारा डाटा जो दिया हुआ है वो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2019, और ऊपर भी देख लें तो क्या लिखा हुआ है 30 जून 2019 का डाटा दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम जिस साल पे खड़े हुए हैं वो हमसे इंफॉर्मेशन चाह रहा है उससे पिछले साल की, यानी यू नीड टू गो रिवर्स रादर देन गोइंग फॉरवर्ड। आपको समझ लें कि कॉस्ट एट द एंड दी हुई है, डेप्रिसिएशन एट द एंड दी हुई है, और आपने उससे रिवर्स जाकर कॉस्ट एट द बिगिनिंग और डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग निकालनी है, क्योंकि आपको 30 जून 2018 के हिसाब से कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू फाइंड करनी है रादर देन 30 जून 2019 के हिसाब से। ये चीज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट जो है वो हमारे उसमें आ गई है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपने इसको टेकअप जो है वो करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जब आप सोचेंगे इस बारे में कि हमने रिवर्स जाना है तो फिर चीजें आपको ऐसा ऐसा जो है ना समझ आना शुरू हो जाएंगी, आप अंडरस्टैंड भी जो है वो कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा पहला है जी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो उसने ये बहुत आसान है, उसने दे दिया था कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो हैड बीन रीवैल्यूड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3,60,000, यानी 3,60,000
उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, और इस वक्त जो उसकी वैल्यू बन चुकी है वो कितनी है, 5,25,000। तभी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ है 1,65,000 का। तो आपने जो ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है अपने सवाल जवाब के अंदर, जो आपने सॉल्यूशन, उसमें आपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू वही लिखनी है जो कॉस्ट दी हुई है आपको, क्योंकि वो कॉस्ट ही तो स्टार्ट की है, कॉस्ट ही आपको बेसिकली स्टार्ट की दी हुई है, वही हमने लिख लेनी है। तो उसकी जो उसके ऊपर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन हुई है वो तो बाद में हुई है, हमने तो रिवर्स बैक जाना है ना। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी दी हुई है जी, 3,60,000। इस पर कोई भी नहीं हुई अभी तक, और नेट बुक वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 3,60,000, क्योंकि अब वो 5,25,000 का है। अगर आप माइनस करें 5,25,000 में से 3,60,000, तो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑटोमेटिकली आ जाता है कितना, 1,65,000, जो क्वेश्चन में दिया है। हमने एक साल पिछले साल की वैल्यू निकालनी है, तो हम रिवर्स गए असल में, और पिछले साल की वैल्यू उसने दी हुई थी, उसने कितनी दी हुई है देखें, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हैड बीन रीवैल्यूड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3,60,000, यानी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 3,60,000 थी, उसमें 1,65,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ, और अब उसकी वैल्यू 5,25,000 है। ये तो हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के हवाले से तो हमने कर लिया। अब हमने किसके हवाले से करना है, प्लांट एंड मशीनरी और मोटर व्हीकल के हवाले से भी हमने इसको सॉल्व करना है। मैं लिखता हूं, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी का हम देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट दी हुई है 3,86,800, अब दी हुई है। अब उसमें हुआ क्या क्या वो देखें। एक तो हमने नई मशीनरी खरीदी है 43,000 की, लेकिन ये तब तो नहीं खरीदी थी ना 18 में, और अब उसमें शामिल कर दी हुई है आपने कॉस्ट में। तो कॉस्ट में से आप 43,000 की, जो 43,000 की मशीनरी परचेज कर ली हुई है वो माइनस कर देंगे, और जो आपने बेच दी हुई है इसकी कॉस्ट 22,000 है वो ऐड कर देंगे। मशीनरी में जब वर्किंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, मशीनरी की कॉस्ट देखें कितनी दी हुई है, 3,86,800। वर्किंग में नीचे शो करूंगा ना, 3,86,800, इसमें मैं माइनस कर दूंगा 43,000 जो आपने परचेज किया लेकिन तब परचेज नहीं की थी, और प्लस कर दूंगा 2,200। वो क्यों, क्योंकि 2,200 आपने बेच दिया था लेकिन तब तो नहीं बेचा था ना, तब तो उस कॉस्ट में शामिल था। रिवर्स बेसिकली मुझे जाना पड़ेगा, रिवर्स जाके मैं इसको 3,86,800 माइनस 43,000 प्लस 2,200, तो आपके पास 3,46,000 कॉस्ट आ जाएगी मशीनरी की, जो आपने लिखनी है यहाँ पे। दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। 43,000 की आपने मशीनरी नई परचेज की थी, वो आपने माइनस कर दी, क्योंकि 18 में आपने वो परचेज नहीं की थी, वो इस साल की आप, और 2,200 की आपने सेल कर दी थी कॉस्ट की मशीनरी, जो तब सेल नहीं हुई थी वो आपने ऐड बैक कर दी, क्योंकि आपने उसको माइनस कर दिया होगा। अब इसकी डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन जो हमें दी हुई है 2,00,500, इसमें इस साल की प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन शामिल है, जबकि इस साल की डेप्रिसिएशन स्टार्ट में तो नहीं हुई थी ना। तो क्या करेंगे, 2,00,500 में से माइनस कर देंगे। सर आपकी आवाज कट रही थी, समझ नहीं आई। जी सॉरी, जी कामिल सर आपकी आवाज कट गई थी। कट गई थी या कट रही है, अब सही आ रही है? जी अब सही आ रही है। जी ठीक है। मैं बता रहा था आपको कि प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट जो है वो 3,86,800 है। अब उसमें से आप माइनस कर देंगे जो मशीनरी आपने नई खरीदी है 43,000 की, ये देखें, क्योंकि ये कॉस्ट में शामिल नहीं थी तब, ये माइनस हो जाएगी, और 2,200 की जो मशीनरी है कॉस्ट की, सॉरी 43,000 जो है वो आपने शामिल की हुई है, ठीक बताया मैंने।
वो आप माइनस कर देंगे, और 2200 की मशीनरी जो आपने बेची है कॉस्ट की, वो आप ऐड कर देंगे, क्योंकि तब वो नहीं बिकी थी, हमने माइनस कर दी होगी, सारी बात है। तो 43,000 माइनस कर देंगे जो आपने परचेज करके ऐड कर दी हुई है, 2200 प्लस कर देंगे जो तब सेल हो गई थी, अभी सेल हुई है साल 18 में सेल नहीं हुई थी, ऐड बैक कर देंगे। इसी तरह डेप्रिसिएशन में से इस साल की डेप्रिसिएशन है वो भी आपने चार्ज कर दी हुई है, लिखी हुई है नीचे 19 की, 18 में तो ये नहीं हुई थी ना, तो ये डेप्रिसिएशन में शामिल है अमाउंट में, ये माइनस कर देंगे। और 2200 की डेप्रिसिएशन जो उस एसेट पर जो बेचा है फुली डेप्रिसिएटेड एसेट पे, वो आपने माइनस कर दी हुई है, वो आप क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, तो वो प्लस कर देंगे। इसका भी आंसर आपके पास आ जाएगा जो आपको चाहिए साल के स्टार्ट का, यानी 2018 में, 2018 के एंड का भी कह सकते हैं आप इसको। ये आपके पास आ जाएगी जी 1,82,000। हम लिख देंगे जी 182,000, ये माइनस करें क्या आता है, 3,46,000 माइनस 164,000 आपके पास ये आएगा। 164। जी, अब हमने निकाल ली जी मोटर व्हीकल की, वो भी ऐसे ही होगा। मोटर व्हीकल की अगर आप देखें तो मोटर व्हीकल एट कॉस्ट दी हुई आपको 2,40,000 की, राइट। लेकिन मोटर व्हीकल में आपने मोटर व्हीकल नहीं परचेज की है, पॉइंट नंबर 3 में टोटल कॉस्ट ऑफ 36,000, ये आपके पास अब खरीदी आपने, तब नहीं थी आपके पास 18 में, तो ये 36,000 2,40,000 में से माइनस कर देंगे, और जो आपने ओरिजिनल कॉस्ट की एसेट बेचा है 24,000 का, जो आपने माइनस कर दिया है वो आप ऐड कर देंगे, क्योंकि वो 24,000 इस साल बिका है, तब वो आपके पास ही था। तो क्या करेंगे, 2,40,000 में 36,000 माइनस कर देंगे कि वो आपने अभी नहीं खरीदा, और प्लस कर देंगे 24,000 कि आपने अभी वो बेचा नहीं है। आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 2018 के एंड की, ये 2019 के स्टार्ट की, क्योंकि 36,000 आपने अब परचेज की है, पहले नहीं था आपके पास। ये आ जाएगा 228,000। मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं, वो भी सिंपल है। मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन दी हुई है आपको 1,47,000, उसमें 59,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर आपने ऐड कर दी हुई है, यानी ये भी आपने चार्ज कर दी हुई है, तो ये माइनस कर देंगे। और जो डेप्रिसिएशन एसेट जो बेचा आपने, उस पर जो आपने माइनस कर दी होगी, उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ना, जो एसेट बेचते हैं आप निकाल देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, वो आपको ऐड बैक करनी पड़ेगी। 59,000 जो है वो 1,47,000 में से माइनस हो जाएगा। साल की डेप्रिसिएशन जो कि अभी चार्ज नहीं हुई हुई, और प्लस कर देंगे इसमें 10,000 की डेप्रिसिएशन जो आपने माइनस कर दी हुई है, जो एसेट बेचने की वजह से आपने माइनस कर दी थी, वो तब माइनस नहीं हुई थी। 1,47,000 माइनस 59,000 प्लस 10,000, ये आपका आ जाएगा 98,000। यहाँ पे हम लिख लेंगे 98,000। $1,30,000 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक होगी जी बात। ये हमने अपना पहला पार्ट सॉल्व करिए 7 नंबर का, जो उसने क्वेश्चन में कहा था कि आपने ये 3 चीजें 7 नंबर में बनानी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कहते हैं डायरेक्टर हैव डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी मेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून बिफोर दे आर फाइनलाइज्ड। बैलेंस शीट कहता है बनाने से पहले ये एडजस्टमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में हमने इसको जस्ट नहीं किया हुआ। एक तो इररिकवरेबल डेट्स 18,000 के शुड बी रिटन ऑफ, जारी बात है बेटा, बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल में से 18,000 माइनस कर देंगे, और बैड डेट्स की वजह से आपको रिटेन अर्निंग में से 18,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो अब रिटेन अर्निंग में जा चुका है ना, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट तो बन चुकी है, तो वो आपने रिटेन अर्निंग में ऐड कर दिया है, रिटेन अर्निंग में से 18,000 माइनस कर देंगे। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस है अमाउंटिंग टू 25,000, ये आपका करंट एसेट है, सारी बात है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट में लिखेंगे आप, और एक्सपेंसेस में से आपने माइनस करना था, लेकिन आपने एक्सपेंस में से माइनस नहीं किया, इसकी वजह से एक्सपेंस ज्यादा शो हो रहा है, प्रॉफिट कम शो हो रहा है, तो रिटेन अर्निंग में आपको ये
25,000 ऐड बैक करना पड़ेगा। इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज्ड बाय 6,000, करंट एसेट आपने शो करना है, इन्वेंट्री में 6,000 ऐड कर देंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस करते हुए आपने 6,000 माइनस नहीं किया था, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा शो हो रही है और प्रॉफिट कम शो हो रहा है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में भी आपको 6,000 ये ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए। मैं इसकी एंट्रीज भी आपको पास करके दिखा सकता हूं अगर आप चाहें तो। जैसे कि इसकी एंट्री जो है, क्रेडिट्स की एंट्री हमारी क्या बनेगी जी, क्रेडिट्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, उसके साथ में आपने इसका इफेक्ट दिखाना है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट एसेट आपका, एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे, मतलब माइनस करने थे आपने जो आपने नहीं किए हुए। क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, और सॉरी उल्टा कर गया मैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट। आपने कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करना था जो आपने माइनस नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा शो हो रही है, ठीक है जी, और कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा शो होने की वजह से प्रॉफिट कम शो हो रहा है आपका, उतनी अमाउंट से आपको प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। देखते हैं जी, इसको हम अब बैलेंस शीट इसकी बनानी है आपने, तो देखते हैं हम बनाते हैं इस पैटर्न पर बैलेंस शीट हम इसकी बनाएंगे। यहाँ पे बना लेते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका ताल्लुक पिछले वाले पार्ट से बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा, इसका पिछले पार्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसको आपने मिक्सअप नहीं करना, उसका कोई कंसर्न नहीं है इससे। आपको पता है हम स्टार्ट करते हैं इसको नॉन करंट एसेट से, तो 3 कॉलम हमने बनाने हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसलिए मैं वहां पे शो नहीं करूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा मैं अपनी वैल्यूज को, मुझे शो करना पड़ेगा क्योंकि वो तो नए एसेट के लिए है ना, मैं कर देता हूँ, नो इशू। इसको हम जरा हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं 3 कॉलम बना के इधर। ठीक होगी जी बात। सबसे पहले इसमें आपकी आ जाएगी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब इसमें जो डाटा आपने उठाना है बेटा, वो एंडिंग डाटा उठाना है, क्योंकि वो तो आप जो डाटा ऊपर दिया है वहीं से उठाएंगे ना, एट द एंड का डाटा उठाना है बैलेंस शीट के लिए। 30 जून 2019 की ही बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। उसकी आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट वैल्यूएशन दी हुई है कितनी, 5,25,000 की, हम लिख लेंगे जी 5,000,000। उसके बाद आपका आ जाएगा जी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपको दिया हुआ है कॉस्ट 386,800, वो लिख लेते हैं कॉस्ट हम 386,800। एप्रिसिएशन जो इसके ऊपर अब तक हुई है वो भी मौजूद है हमारे पास, हमारे सामने है 2,00,500 करें माइनस क्या आता है जी, 186,300। उसके बाद आपकी आ जाएगी जी मोटर व्हीकल, वो देख लेते हैं कितनी दी हुई हमें, मोटर व्हीकल हमें दिया हुआ है कॉस्ट 2,40,000 का, डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है वही जो क्वेश्चन में मौजूद है, एट द एंड वही लेनी है आपने, वो है 1,47,000, वो माइनस कर देंगे जी, कितनी आती है, इसका आंसर 93,000 आ जाएगा आपका, टोटल कर लेंगे जी
तीनों का, तीनों एसेट। Sir, 93,000. हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा टोटल ग्रैंड? 711,300, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे जी करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहले बेटा क्या हमारी आती है, बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्लोजिंग इन्वेंटरी सबसे पहले हम देखते हैं। और याद रखिए क्लोजिंग इन्वेंटरी में आपने कुछ चीजें जो है वो ऐड भी करनी है, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंटरी में से आपने, उसने कहा क्लोजिंग इन्वेंटरी आपकी बढ़ गई है सर, कहाँ लिखा है ये देखिए, उसने जो एडजस्टमेंट्स दी आपको, क्लोजिंग इन्वेंटरी आपको दी कितनी की हुई, 69,000 की। कहता है क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी शुड बी इंक्रीज बाय 6,000, आपने बढ़ानी है 6,000 से। डेफिनेटली 69,000 में आप प्लस कर देंगे 6,000, तो ये आपका आंसर जो आएगा आ जाएगा 75,000। उसके बाद आपके आ जाएंगे जी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल या अदर रिसीवेबल जो भी कह रहे हैं आप, वो इकट्ठी अमाउंट दी हुई है अदर रिसीवेबल के साथ, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आने हैं उसमें 25,000, और बैड डेट्स भी माइनस करने हैं आपने 18,000 की ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में से। वो दिए हुए आपको कितने के, 86,200। 86,200 में से माइनस कर देंगे बैड डेट्स 18,000 के, और बेटा इसी में आप ऐड कर देंगे 25,000, क्योंकि अदर रिसीवेबल का उसने अलग से हमें नहीं बना के दिया हुआ, या 25,000 अलग लिख लें प्रीपेड एक्सपेंसेस में, वो भी सही है। 26,000 अलग लिख लें प्रीपेड एक्सपेंसेस में, वो भी सही है। ये 93,200 आपका आ जाएगा। जी, उसके बाद आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 116300 का, वो आ जाएगा आपका 6300। ये हम जी ऐड कर देंगे जी, आपके टोटल एसेट्स जो है वो आ जाएंगे। बताएं जी ये कितने आते हैं टोटल? Sir, 284,500. जी 284,500, और उसमें हम ऊपर वाली अमाउंट जो है वो ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? ऊपर वाली अमाउंट मैंने सही निकाली है, मुझे गलत लग रही है। हाँ जी सर, वो गलत है, 804300 है करेक्ट अमाउंट। हाँ जी वही ना, जीरो 4300, टोटल कितना आ जाएगा जी? सर 108800. 08800, ये आपके पास टोटल एसेट आ गए। अब आपने क्या बनाना है जी, इक्विटी लायबिलिटी सेक्शन जो है वो आपने क्रिएट करना है। उसमें आपको पता है सबसे पहले हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा, फिर आपका शेयर प्रीमियम लिखते हैं हम, इवैल्यूएशन रिजर्व आपका आ जाएगा बेटा। दिया हुआ क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, हमें 5 लाख का, इवैल्यूएशन रिजर्व दिया 1,65,000 का, और शेयर प्रीमियम दिया हुआ है 50,000 का। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा 5 लाख, शेयर प्रीमियम दिया हुआ है आपका 50,000, रिवॉल्यूशन रिजर्व जो है वो दिया हुआ है 1,65,000, और इसमें आपका आ जाएगा कि आखिरी रिटेन्ड अर्निंग्स, इसमें आपको वर्किंग करनी पड़ेगी रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स जो आपको दी हुई है क्वेश्चन में, वो आपको दी हुई है कितने की, 46,000 की। अब 46,000 के अंदर
एक तो बैड डेट्स माइनस करने हैं 18,000 की, ठीक है जी। उसके बाद आप जो क्या कहते हैं आपका बैड डेट्स के अलावा अगर नीचे चलें तो ये 25,000 और 6,000 दोनों जो है ना वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस में से माइनस करना था आपने माइनस नहीं किया, इसलिए एक्सपेंस कम शो हो रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहे हैं। समझ आई? इसी तरह जो दूसरा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस नहीं हुई 6,000 की, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो ज्यादा शो हो रही है और आपका प्रॉफिट जो है वो कम शो हो रहा है, वहां से भी आपको ये माइनस करना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग्स में आप जो है वो यहाँ पे 18,000 माइनस हो जाएगा और प्लस कर देंगे आप 25,000 और प्लस कर देंगे आप 6,000, तो रिटेन अर्निंग्स आपकी आ जाएंगी। क्या आंसर आता है जी इसका? सर 59,000। तो हम ये कर लेंगे। रिटेन अर्निंग्स की कॉलम्स की कैलकुलेशन मैंने की है असल में, रिटेन अर्निंग में आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी, जगह कम थी मैंने इसी साइड पे किसी और जगह लिख दी है, बात एक ही है। टोटल आपका ये आ जाएगा जी 774,000। उसके बाद आपकी आती है जी नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें डिबेंचर है आपके 8% डिबेंचर दिए हुए 2,50,000 के। ठीक होगी जी बात। फिर आपकी आ जाती है जी करंट लायबिलिटीज, %8 डिबेंचर में 2,50,000 आ जाएगा, वो तो मैंने बता दिया आपको। करंट लायबिलिटीज में हमारा आएगा जी, एक तो ट्रेड पेबल्स हैं आपके 64,800 के, मेरे ख्याल यही है बस। $64,800 जी। टोटल कर लेंगे इसका हम, वो आपका टोटल जो है वो ऊपर आपने निकाला है उसके ऑटोमेटिकली जो है वो इक्वल आ जाएगा या आना चाहिए, जो भी कहें। 10,888,000 है वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई जी? ये हमारा क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन इसका, जो कि हमने सॉल्व करना था, और मैंने आपको करके दिखाया है कि हमने किस तरीके से इसको मैनेज करना था। कोई मुश्किल नहीं है, आसान सवाल था, सिर्फ जो उसकी डेप्रिसिएशन की पहली वाली वर्किंग थी वो था, और रिटेन्ड अर्निंग्स में से हमने करेक्शन की है, एक ये पॉइंट था। बाकी तुम्हें पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऐड होना था, या ट्रेड रिसीवेबल में से हमने माइनस करके प्रीपेड एक्सपेंसेस को अलग भी लिख सकते थे, आपको आपकी मर्जी थी, जिस तरह भी आप इसको सॉल्व जो है वो कर सकते थे। अब नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में जब वो स्टार्ट करेंगे। और कामिल आप ही बताओ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, जो आप कहते हो वो चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।